नमस्कार साथियों। राजनीति विज्ञान की जो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें आगे की कड़ी में आज अपन पढ़ेंगे उपयोगितावाद की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? उपयोगितावाद की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? उपयोगितावाद की विशेषताएं। दोस्तों, हमने कल बात की थी उपयोगितावाद के अर्थ के बारे में। उसकी जो विकास यात्रा है या ये जो विचारधारा है राजनीति विज्ञान के अंदर, वो है कब से जो है चली आ रही है और इसका जो है किस आधार पे ये जो है राज्य को प्रभावित करती है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो उपयोगितावादी की पूरी जो धारणा है वो किस आधार पर इसका जो नामकरण हुआ और किस प्रकार से जो है वो ऐतिहासिक इसका परिप्रेक्ष्य और ये विकास इसका आज की परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सामने जो विचारधारा दिखाई देती है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे कि जो ये उपयोगितावाद है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका जो मूल अर्थ है उसके बारे में उसी से ही एक पहली विशेषता निकालते हैं। वो है, पहली है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। अधिकतम सुख यानी ये जो विचारधारा है ये अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की अवधारणा में भरोसा करती है, विश्वास करती है। कल हमने दोस्तों बात करी थी कि जो ये उपयोगितावाद है ये सुख और दुख दो जो है बेसिक तथ्यों को लेकर है। जो इस विचारधारा का जन्म होता है उसके अंदर जो है सुख को लेकर, यानी जो प्रत्येक मनुष्य है वो चाहता है कि मुझे सुख प्राप्ति हो या मेरे जीवन में सुख रहे। तो ये सुख है वो राज्य किस प्रकार से सुख में योगदान दे सकता है, तो उस चीज को लेकर या उस तथ्य को लेकर हमने कल बात करी थी। तो इसका जो अर्थ भी निकला था। आज सीधी सी बात है इसमें कि अधिकतम लोगों का अधिकतम जो है सुख किस प्रकार से जो निर्धारित हो, यानी जो राज्य है, कौन राज्य है वो कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं करेगा, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं करेगा, क्या करेगा? व्यवस्थाएं किनके लिए? नागरिकों के लिए। तो नागरिकों के लिए कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिससे अधिक से अधिक नागरिक, अधिक से अधिक यानी बहुसंख्या में, बहुसंख्या में अधिक से अधिक नागरिक है वो अपने जीवन में सुख की अनुभूति करे। यानी उनके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां हो कि जो है उन लोगों को जो जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा है वो सुख की प्राप्ति हो सके। किसकी प्राप्ति हो सके? सुख की प्राप्ति, यानी अधिकतम लोगों का। यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो है कुछ एक लोगों को सुख देकर या कुछ एक लोगों के लिए व्यवस्थाएं करके जो है उपयोगितावाद की जो धारणा है वो सार्थक नहीं हो सकती। यानी ये धारणा विश्वास करती है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी उसकी जो प्रजा है, किसकी? इस राज्य की जो प्रजा है जिसको अपन नागरिक बोलते हैं, वो नागरिक अधिक से अधिक सुखी हो, अधिक से अधिक सुखी हो। सुखी होने का मतलब है कि उन उन व्यक्तियों के लिए जीवन जीने की जीवन जीने की परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां बेहतर हो। क्या हो? बेहतर हो। यानी ऐसी परिस्थितियां राज्य उत्पन्न करे कि जो व्यक्ति है वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास है या उसको कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास आता है, वो सभी प्रकार का जो विकास है वो उसमें हो सके। तो पहली जो विशेषता हमारे सामने आई दोस्तों वो है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? जो है राज्य करेगा। तो उपयोगितावाद की जो पहली विशेषता आती है दोस्तों वो है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। अब बात करते हैं अपन दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद एक नैतिक व मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक धारणा है।
यानी दूसरी जो विशेषता आती है दोस्तों हमारे सामने ये आती है कि जो उपयोगितावाद है वो एक नैतिक धारणा है। क्या है? नैतिक धारणा। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने बात करी थी कि जो राज्य होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का नैतिक विकास। क्या होता है? नैतिक विकास। नैतिक विकास, ये बात करी थी प्राचीन जो विचारक है अरस्तु, प्लेटो आदि ने। यानी इन्होंने कहा था कि जो राज्य है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? वो होगा नैतिक विकास। क्या होगा? नैतिक आधार पर। यानी जो ये धारणा निकली है, नैतिकता का मतलब होता है कि एक ऐसा पैमाना जिसके आधार पर व्यक्ति की एक ऐसा मानक जिसके आधार पर जो व्यक्ति है वो जो कार्य करेगा वो कार्य किस प्रकार के है, वो कार्य अनैतिक है या नैतिक है, कार्य धार्मिक है या अधार्मिक है, ये बात तय होती है नैतिकता से। यानी वो व्यक्ति है अपनी किस प्रकार से शुचिता के साथ अपना जीवन यापन करता है, वो चीजें उसमें शामिल होती है। तो नैतिक विकास का, और नैतिक विकास कब होगा? जब व्यक्ति का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो है उसका मनोवैज्ञानिक विकास होगा, तभी जाके नैतिक विकास की धारणा तक अपन पहुंच पाएंगे। तो एक नैतिक और एक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्यों है? अब मनोवैज्ञानिक का कारण क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सुख होता है ना, सुख और दुख, ये दोनों जो तथ्य है, ये दोनों जो बातें हैं वो व्यक्ति के मन से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई है? मन से। मन मस्तिष्क, यानी मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। यानी हमें जब सुख प्राप्त होगा तो मेरी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। आपकी भी जो है, आप लोगों को जो सुखदायी परिस्थितियां आपके सामने रहेगी तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपके जो विचार करने की क्षमता है, तो और कार्य करने की जो गति है वो दुगनी होगी और एक अच्छी रहेगी। इसका कारण क्या है कि आपको जो है सुख की व्यवस्थाएं आपके लिए है, यानी सुखदायी परिस्थितियां आपके लिए है। तो ये मनोवैज्ञानिक है, यानी मन से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के सीधे मानसिक विकास से संबंधित है। इसलिए ये जो धारणा उपयोगितावाद की, ये एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है, सीधे मनुष्य के मन से जुड़ी हुई है। यानी मन से अगर जब व्यवस्थाएं जुड़ जाती है, जो धारणा जुड़ जाती है, वो उसके व्यक्ति के कार्यों में भी दिखती है। तो व्यक्ति जो काम करेगा, जो गतिविधियां करेगा, वो सभी जो है सुख के आधार पर तय होगी। यानी जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो सोच नहीं सकता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी विचारने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो न के बराबर या जो है कम हो जाती है या न के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो सोच नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता या किसी व्यवस्था के बारे में अपने विचार नहीं रख पाता। ये विचार कब रखेगा? जब उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां रहेगी, सुख रहेगा, या यूं कह सकते हैं सुख के लिए जितनी भी परिस्थितियां आवश्यक हो वो उसके सामने उपलब्ध होगी, तो वो अपने आप है किसी भी व्यवस्था के बारे में सोच रखेगा, विचार रखेगा। तो जो ये दूसरी जो विशेषता है दोस्तों हमारे सामने, वो है कि उपयोगितावाद एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। नैतिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। तीसरी, उपयोगितावाद एक विकासवादी धारणा है। यानी विकासवादी धारणा का अर्थ यह है दोस्तों कि इसका जो प्राचीन काल से लगाकर आज तक जो हम इसका विकास पढ़ते हैं, कल मैंने क्लास के अंदर आपको बताई थी ये चीजें कि ये जो विकास है यानी किस प्रकार से अरस्तु के समय से लगाकर अब तक यानी अब तक जो अभी राजनीतिक विचार है उसके अंदर किस प्रकार से ये जो धारणा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोक कल्याण के रूप में सामने दिखाई देती है, वही उपयोगितावाद है। तो ये जो एक इसकी जो एक लंबी विकासवादी यात्रा रही है और ये अपने आप में परिवर्तनशील और विकासवादी। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी आदर्शवाद की, इसकी बात करी थी आदर्शवाद, अराजकवाद। तो ये जो व्यवस्थाएं थी अराजकवाद और आदर्शवादी, ये व्यवस्थाएं केवल और केवल जो है विचारों तक ही सीमित रही। यानी जो उनके ग्रंथ थे लेखकों के, आदर्शवादियों के, जो अराजकवादियों के, उनके लेखों तक या उनकी जो ग्रंथों तक ही वो सीमित रही, क्योंकि वो असल यानी व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि वो परिवर्तनशील नहीं थी। उसके अंदर ऐसे ऐसी धारणाएं थी जो व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हो सकती। तो ये इसकी एक विकास की यात्रा चल रही है जो आधुनिक राज्यों के अंदर हमें दिखाई देती है। तो जो तीसरी इसकी विशेषता होगी दोस्तों आपके सामने, वो है उपयोगितावाद एक विकासवादी धारणा है। चौथी विशेषता होगी दोस्तों, उपयोगितावाद
एक परिवर्तनशील तथा सुधारवादी सुधारवादी धारणा है। सुधारवादी धारणा यानी उपयोगितावाद है वो सुधार में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? सुधार में विश्वास करता है। यानी जितने क्योंकि इसके जो ऊपर वाला जो बिंदु था, हमने कहा कि ये विकासवादी धारणा है, इसका लंबे समय तक विकास हुआ और अपने आप में एक परिवर्तन को लेकर चली है। तो ये एक परिवर्तनशील भी है, क्योंकि जब नैतिक क्योंकि अरस्तु और प्लेटो ने क्या बताया था कि भाई नैतिक जीवन है उसकी प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है राज्य का। तो अब अंतिम लक्ष्य क्या है? वो नैतिक जीवन की प्राप्ति नहीं है। व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति किस प्रकार से सुखी रह सकता है, किस प्रकार से व्यक्ति है वो खुश रह सकता है, खुशहाल रह सकता है, वो चीजें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसके लिए जो ये धारणा है वो सुधारवादी है, इसमें सुधार की है। अब देखो पहले राजतंत्र था, फिर बाद में तानाशाही, तानाशाही के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ, और आजकल लोकतंत्र में भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्वरूप, लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप दिखाई देता है वो इसी धारणा को लेकर चलता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है और एक विकासवादी और एक जो है सुधारवादी धारणा है उपयोगितावाद की। क्योंकि समय के साथ जो परिस्थितियों के साथ जो बदल जाती है धारणाएं, वही जो है लंबे समय तक चलती है। क्योंकि कम समय तक व्यवस्था कौन सी चलेगी? जो जिसके नियम कठोर होंगे, जो है जिसके बंधन मजबूत होंगे। लेकिन ये जो धारणा है ये परिवर्तनशील भी है, साथ में सुधारवादी भी है, सुधारवादी भी है और परिवर्तनशील भी है। अब अगली विशेषता अपन लेते हैं दोस्तों इसमें, वो है पांचवी, यह सुखों की गुणात्मकता में विश्वास करती। विश्वास यानी गुणात्मक सुखों के अंदर, यानी सुख है, सुख अगर मिलेंगे, सुख की अगर प्राप्ति होती है व्यक्ति को, तो वो सुख किस अर्थ में होंगे, वो सुख किस अर्थ में होंगे। यानी जो बेंथम ने बात करी थी, किसने? बेंथम ने बात करी थी कि अधिकतम सुख, यानी सुखों की यहां मात्रात्मक बात की थी इसने, किसने? मात्रात्मक, यानी मात्रा में कितने सुख मिलेंगे, वो मात्रात्मक बात की थी। लेकिन उसके बाद जो जे.एस. मिल ने, इसने जे.एस. मिल ने इसी धारणा को बदलकर सुखों की जो गुणात्मकता होती है उसके ऊपर जो अपने विचार रखे थे। क्योंकि जो सुख होते हैं वो सुख अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सुख की जो है परिभाषा कही जा सकती है। जैसे बात करते हैं हम भारत के अंदर, कि आज भारत के अंदर जो व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर के अंदर सुख की कल्पना कर सकते हैं। और अमेरिका की अगर तुलना करें तो अमेरिका के अंदर जो है वहां का जीवन स्तर अलग है। तो उन दोनों के बीच में एक ही प्रकार के सुखों की तुलना करना वो आसान नहीं होगा। तो उनके लिए सुख अलग चीज है, हमारे लिए सुख अलग व्यवस्था है। क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वो कम है, उनकी आवश्यकताएं अधिक है, क्योंकि वो एक थोड़ा विकसित देश है, हम अभी विकासशील देश की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये सुखों की एक गुणात्मकता में भरोसा या विश्वास करती है। अब अगली जो विशेषता है वो है, यह एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है। क्या है? व्यक्तिवादी सिद्धांत। अब व्यक्तिवादी सिद्धांत, व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्तिवाद यही कहता है कि अधिकतम व्यवस्था है राज्य की वो एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? व्यक्ति के लिए। यानी व्यक्ति के लिए वो सारी परिस्थितियां, सारी जो है आवश्यक जो वातावरण है वो उसको उपलब्ध हो, ताकि वो अपने आप का विकास कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, तो वो राज्य के अंदर रहेगा। तो एक व्यक्ति के लिए, किसी के लिए? एक व्यक्ति के लिए। यानी जो है सरकार बंधन में छोड़ देगी, वो उसके नियमों में छोड़ देगी, तो जो है व्यक्ति अपना जो विकास है वो आसानी से कर सकेगा। तो वो एक व्यक्ति करेगा तो सभी व्यक्ति करेंगे। ये तो ये है नहीं भाई एक ही अकेला ही व्यक्ति करेगा। व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति सब है, तो नागरिक सब व्यक्ति ही होते हैं। तो ये एक व्यक्तिवादी सिद्धांत भी है, व्यक्तिवादी सिद्धांत भी है। अगली जो विशेषता है वो है राज्य व सरकार तथा समाज में अंतर करती है। क्या करती है? अंतर करती है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, कि इससे पहले आदर्शवादियों ने उस राज्य को महत्व दिया है,
को महत्व दिया, लेकिन ये व्यक्ति को महत्व देते हैं, लोगों को महत्व देते हैं, क्योंकि सुख की जो कल्पना होगी वो लोगों के लिए होती है। तो उसमें सरकार और राज्य, अब राज्य पहले यानी एक व्यवस्था, फिर व्यवस्था के अंदर एक छोटी व्यवस्था और, क्योंकि उस राज्य को चलाने वाला कौन है, उसका शासक कैसा है, वो कैसा है, शासक की जो शासक के जो गुण है वो भी प्रभावित करते हैं पूरी व्यवस्था को, यानी उस देश की पूरी व्यवस्था को वो शासक के गुण भी, यानी जो जिसको अपन नेतृत्व के गुण कहते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। तो वो अलग है, राज्य एक व्यवस्था अलग है, सरकार एक अलग पूरी बॉडी है, और उसके अंदर जो समाज है वो एक विस्तृत भाग है, क्योंकि अलग अलग समाजों में राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समाज समाज होता है। समाज पूरी दुनिया के अंदर एक ही जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो समान विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं तो समाज का निर्माण होता है। तो समाज एक विस्तृत धारणा है, जबकि राज्य और सरकार है वो एक संकीर्ण, यानी उसका एक भाग है। क्या है? भाग है। तो ये 7 विशेषताएं दोस्तों हमारे सामने आई उपयोगितावाद की। पहली है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। दूसरी बात है उपयोगिता एक नैतिक और एक मनोवैज्ञानिक धारणा, क्योंकि सुख है, सुख का जो मुख्य बिंदु होता है सुख, वो सुख है मनुष्य के जो है मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो सुख की स्थिति होती है वो मनुष्य की मानसिक स्थिति को भी अच्छा करने में सहयोग करती है। तो एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक धारणा भी है। फिर बाद में उपयोगितावाद एक विकासवादी धारणा है, यानी लंबे समय तक है उपयोगितावाद चली विचारधारा जो शुरू हुई, यानी अरस्तु प्लेटो से हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने नैतिकता को लेकर चला। तो आज जो हमारे भौतिक जीवन में जो सुख प्राप्ति है वो यहाँ तक हम पहुंच गए, यानी भौतिक जीवन में कैसे सुख प्राप्ति हो, तो वो एक विकास की पूरी एक यात्रा इसने करी है। तो एक विकासवादी धारणा है। फिर बाद में इसने बताया कि भी ये परिवर्तनशील और एक सुधारवादी धारणा भी है, क्योंकि सुखों की प्राप्ति के लिए राज्य को अपने कार्यों में सुधार करना पड़ेगा। तो कैसे अधिक दिए जा सकते हैं, दुखों को कैसे कम किया जा सकता है, तो वो चीजें करने के लिए राज्य को अपने रणनीति में, अपने कार्यविधि में जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वो एक सुधारवादी भी है, एक सामाजिक सुधार का भी अपन बात कर सकते हैं इसमें। और एक ये भी बात बता सकते हैं कि जो राज्य है वो एक साध्य के रूप में, साधन के रूप में जो है लोगों के लिए काम करेगा, और व्यक्ति उसमें केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि ये व्यक्तिवादी धारणा भी इसमें जुड़ी हुई है। और सुख भी कैसे? गुणात्मक सुख। कैसे? गुणात्मक सुख। जे.एस. मिल ने कहा है कि जो एक जो है शेर होता है, ये अपना सुअर होता है, वो एक संतुष्ट सुअर है। वो संतुष्ट सुअर से जो है असंतुष्ट मानव अच्छा होता है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मानव अच्छा होता है, और एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात अच्छा होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो सुख है वो किस प्रकार से व्यक्ति को मिलेंगे, उसकी जो है गुण क्या होंगे, उसकी जो है उनकी ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होगी जो व्यक्ति को किस स्तर तक प्रभावित करती हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। फिर बाद में राज्य, सरकार और समाज के अंदर ये अंतर भी करती है, और साथ में ये व्यक्तिवादी सिद्धांत भी है। तो ये मोटे तौर पे 6-7 जो है विशेषताएं इसकी थी। ये आज का हमारा टॉपिक रहा, और अब आज के लिए इतना ही। कल अपन मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के नमस्कार।